अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा MGT 501 के असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। लास्ट डेट 3 है और आपको पता है एक ग्रेस पीरियड होता है एक दिन का, और आप 4 फेब को इसको सबमिट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करूं कि 12 मार्क्स ज़ीरो आने के बावजूद हमारे जो दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कंटेंट को कॉपी करने से गुरेज नहीं कर रहे। तो काइंडली इस चीज़ से अवॉइड करें, बिल्कुल कॉपी ना करें कंटेंट को। आइडिया जो मैं जो बोलता हूँ या इस कॉन्सेप्ट की बेस पे आप समझ के जो गूगल वगैरह सर्च करते हैं उस कंटेंट को मॉडिफाई किया करें, ग्रामर को मॉडिफाई करें, इंग्लिश को मॉडिफाई करें। थोड़ा सा अपना माइंड से कुछ आइडिया जो आया वो ऐड करके लिखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए जी, हम असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। तो असाइनमेंट की जो स्टेटमेंट है वो अभी आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। आफ्टर जॉब एवेल्यूएशन एंड जॉब प्राइसिंग। जॉब एवेल्यूएशन ये होती है कि आप जॉब की वर्थ देखें कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के को किस हद तक फ़ायदा देगी, वो जो पर्टिकुलर जॉब है। जॉब प्राइसिंग की हो होती है कि जितनी किसी इंसान की भी वर्थ होती है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट भी वर्थ होती है, इसी हिसाब से उसकी हम कीमत लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह जब जॉब की हम वर्थ होती है तो जॉब के हिसाब से उसकी जो उसको पे उसकी डिसाइड करते हैं, सैलरी डिसाइड करते हैं, वो उसकी जॉब प्राइसिंग कहलाती है। अब कहता है एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉयर जब किसी को जॉब देने लगता है तो वो ना ये 5 फैक्टर जो है, ये 6 फैक्टर जो है आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, ये कंसिडर करता है। प्रीवेलिंग वेजेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, बार्गेनिंग पावर, प्रोडक्टिविटी, एबिलिटी टू पे एंड इक्विटी, ये 6 फैक्टर्स हैं। वो जो 6 फैक्टर उसने हमारे साथ डिस्कस कर लिए, उसकी बेस पे वो हमें एक सिनेरियो दे रहा है, 2 सिनेरियो दे रहा है। आपकी स्क्रीन पे भी एक सिनेरियो आया। ये जो रेड वाला आप पढ़े, इसमें वो कह रहा है कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉयर, जो कि कंपनी का मालिक भी हो सकता है, कंपनी खुद भी हो सकती है, ठीक है, जो जॉब रखने वाला होता है बंदा, एम्प्लॉयर जिसको कहते हैं, वो किस फैक्टर्स को ज़्यादा कंसीडर करेगा जॉब देने के लिए। जॉब किसको देनी है अभी? चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। अभी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे, ठीक है जी। ड्यूटीज़ है वो सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट, ठीक है। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितना भी मामला होंगे, डेटाबेस हो गया, कमर्शियल बैंक है उसका डेटाबेस हो गया, किसी तरह का डेटाबेस, तो उसको उसने प्रोडक्ट करना है। अच्छा, अभी फिर क्या है दूसरा, अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा। इसकी डेफिनेशंस में हम नहीं जाएंगे, इसको भी आपने अगर आप लोगों ने क्लियर करना है तो ये भी ज़रूर कीजिएगा कि क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी क्या होती है, इंटेग्रिटी क्या होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा क्या होती है। ये उसकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक हो गया। अब इनको मैं दूसरा सिनेरियो भी आपको दिखा देता हूँ पहले। अच्छा, दूसरा सिनेरियो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो कि बेहोश करने वाला डॉक्टर होता है, जो ऑपरेट होते हैं तो उसके जो इंजेक्शन देता है बेहोशी का, वो उसको ये कहते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। कहते हैं एक हॉस्पिटल है, वेल रिप्यूटेड हॉस्पिटल है, उसने ये बंदा रखना है, डॉक्टर रखना मीन्स। तो वो उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अभी बताएं कि ये कैसे रखे जाएंगे। वो फैक्ट रखने कैसे हैं कि वो जो ऊपर 6 फैक्टर दिए हैं उनमें से वो कह रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताएं, सिर्फ 2 फैक्टर कहता बताते दोनों के लिए, वो 100 वर्ड्स के अंदर उसकी जस्टिफिकेशन दे दें, ठीक हो गया। मीन्स 25 वर्ड में ईच बनेगा जो भी सिलेक्शन हम देंगे, ठीक है जी। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी हमने सोल्यूशन कहाँ से सॉल्व करना शुरू करना है, आपने जस्ट अभी सुने कि एंड कहाँ करके जाके मैं करूँगा। अभी ये देखें कि मैं आपके सामने इस तरह असाइनमेंट को रखूँगा कि जो 6 फैक्टर्स, हम अगर 6 फैक्टर समझ लें अच्छे से, तो इनमें से 2-2 फैक्टर फिट करना हर जॉब को, ये एम्प्लॉयर के जहन में जो 2 आएंगे जब वो जॉब के लिए डॉक्टर को या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को रख रहा होगा, कौन से 2 फैक्टर होंगे। हम 6 फैक्टर को पहले डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो आप एक टर्मिनोलॉजी है कंपनसेशन, उसको क्लियर कर लें। कंपनसेशन सैलरी नहीं होती, सैलरी उसका हिस्सा एक ज़रूर है, लेकिन कंपनसेशन में जितने भी बेनिफिट्स वो ले रहे हैं, जैसे उसको अगर गाड़ी मिली है, घर मिला है, तो वो जो एज अ मॉनिटरी टर्म तो नहीं मिले, मॉनिटरी मतलब मनी के एतबार से तो नहीं, पैसे के शक्ल में उसको नहीं मिल रहे। बेनिफिट्स भी सारी की जब इसकी वर्थ वैल्यू जब उसमें डाली जाती है सैलरी के अंदर, तो फिर कंपनसेशन बनती है, ठीक है। अभी हम प्रीवेलिंग वेजेस,
प्रीवेलिंग वेजेस ये होती हैं कि जो मार्केट के अंदर आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, जो जॉब के लिए आपने एम्प्लॉय रखना है, उसका ऑक्यूपेशन के एतबार से जो बाकी कंपनियां हैं उसको क्या पे दे रही हैं, ये प्रीवेलिंग वेजेस कहलाती हैं। अच्छा, एरिया ऑफ इंटेंडेड एम्प्लॉयमेंट, ये ना हो कि आपने रखना है लाहौर के अंदर बंदा और सैलरी कंपेयर करें लंदन वाले के साथ, अमेरिका वाले के साथ, ऐसे नहीं होगा। उसी लाहौर के अंदर ही आपने देखना। ये प्रीवेलिंग वेजेस होगी कि आपने जो एम्प्लॉय रखना है उसकी सैलरी दूसरे के साथ कंपेयर कर लें। ठीक है जी, एक चीज़ होगी। अच्छा, दूसरा फैक्टर उसने हमें दिया कॉस्ट ऑफ लिविंग का। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? सिंपल, आसान, सौखे लफ्ज़ों में अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपके डेली के या अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो खर्च अखराजात हैं उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। ठीक है जी। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़ाहिर उसके ज़हन में होनी चाहिए कि एम्प्लॉई को मैं देनी है तो उसकी भी तो खर्चे भी तो चलें, अखराजात पूरे तो हों, महीने का पूरा खर्चा तो चले, उसके महीने की तनख्वाह जब देनी है, तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है। ठीक है, अगर महंगाई हो गई तो कॉस्ट ऑफ लिविंग मीन्स बढ़ गई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ये है कि आपको ज़िंदगी गुजारने के जो अखराजात हैं वो कितने हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है। ठीक है। अच्छा जी, अगला है, तीसरा पॉइंट है बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर किसकी? बार्गेनिंग पावर हर उस इंसान की होती है जो कि कंपेटिटिव पोजीशन में होता है। मीन्स के आसान लफ्ज़ों में ऐसे है कि अगर एम्प्लॉयर के पास बहुत सारे लोग हैं जिसको वो जॉब के लिए अपॉइंट कर सकता है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर उस टाइम कंपेटिटिव पोजीशन में बैठा है। वो कहता है ठीक है, ये नहीं तो अगला सही, मैं किसी और को रख लूँगा। ठीक है, अगर जो एम्प्लॉई रखना है, प्रोस्पेक्टिव जिसको एम्प्लॉई कहते हैं, ठीक है, अगर वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है और इनको पता चल गया है कंपनी को ये तो बड़ा कॉम्पिटेंट है, तो वो क्या है कि वो बंदा बार्गेनिंग पावर उसके पास चली जाएगी। ठीक है, ये रिलेटिव केस है। तो ये किसी के पास भी, अब बार्गेनिंग पावर किसकी? के सैलरी को निगोशिएट करने की, कंपनसेशन को निगोशिएट करने की। ठीक है जी, 3 फैक्टर हो गए, आगे चलते हैं अभी। चौथा फैक्टर है कि प्रोडक्टिविटी, मीन्स कि आपके काम करने की सलाहियत में कितना कि परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी कि आप एक गिवन टाइम के अंदर कितनी प्रोडक्शन दे सकते हैं। सपोज अगर नंबर ऑफ यूनिट बनाने की बात करते हैं तो एक बंदा अगर 95 यूनिट बनाता है कि और दूसरा उसी टाइम में 100 यूनिट बना देता है आपको, तो मीन्स कि वो दूसरा वाला बंदा ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो मीन्स के परफॉर्मेंस भी देखनी है। अब परफॉर्मेंस कैसे देखी जाएगी? रेफरल बेसिस पे। अगर आपके पास सीवी कोई बंदा लेके आया, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप कैसे पता चलेगा ये बंदा कॉम्पिटेंट है? वो तो तभी पता चलेगा ना कि आप उनके पास काम कर रहे हैं। अब काम तो किया नहीं है तो आप उसका कैसे चेक करते हैं? एक तो सीवी करते हैं, उसका एक अच्छा सा इंटरव्यू करते हैं, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन से पूछ के अपनी तसल्ली करते हैं कि ये क्वेश्चन पूछूंगा था बंदा जज हो जाएगा। या फिर जिस कंपनी में काम करके आए वहाँ से फ़ोन करके, आजकल बड़ा आसान है, फ़ोन करके पूछ लेना कि ये बंदा कैसा था। ठीक है जी, 4 फैक्टर हो गए। 5वां फैक्टर जी, एबिलिटी टू पे। किसकी एबिलिटी टू पे? जाहिर है एम्प्लॉयर ने तो पे देनी है, कंपनसेशन एम्प्लॉयर ने, कंपनसेट एम्प्लॉयर ने करना है, तो जाहिर है तो कंपनी को अपने देखना कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर मैंने अपनी शॉप के ऊपर अगर कोई बंदा रखना है तो मैं अपनी शॉप की इनकम देखूंगा ना कि मैं इसको कितनी पे अफोर्ड कर सकता हूँ। 5,000 देनी है, 10 देनी है, 15 देनी, 20। तो एबिलिटी टू पे, जिस इंसान ने दूसरे को हायर करना होता है, मीन्स यहाँ कंपनी हायर कर रही है एक एम्प्लॉई को, तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी। ठीक है। अच्छा जी, ये 5 पॉइंट हो गए। अच्छा जी, ये है इक्विटी। अच्छा, इक्विटी को मेरे जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं जो फॉलो कर रहे हैं, 28 लेक्चर के अंदर मैंने इक्विटी और इक्वालिटी के साथ बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर थोड़ा टाइम हो तो आप मेरा 24 जो शॉर्ट वीडियो वाला लेक्चर वो देख लीजिए। वैसे यहाँ पे मैं इक्विटी बता देता हूँ आपको। इक्विटी ये देखिए, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको बराबर नहीं ट्रीट कर सकते। आप में से कुछ सुन के कहें नहीं जी ये तो बड़ा अनफेयर है, बराबर ट्रीट करना चाहिए। देखिए जी, एक बंदा अच्छा है काम में, एक बंदा उससे कंपैरेटिवली कम है काम में, ठीक है, तो वो आप इक्वल ट्रेड करेंगे तो फिर जो अच्छा काम करने वाला तो वो डीमोटिवेट होगा। तो इक्विटी ये है कि आप उनको ट्रीट करना फेयरली मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस पे होते हैं बंदे, शक्ल पे नहीं किए जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इक्विटी की डेफिनेशन आपके साथ क्लियर होगी। अभी एक्सटर्नल इक्विटी ये होती है कि जो आपके पास एम्प्लॉइज हैं उनको आपने जो दूसरी कंपनी के अंदर उसी ग्रेड का, उसी पोजीशन का, उसी जैसे इंजीनियर है एग्जांपल में वही बात आप कहेंगे इंजीनियर आ जाता है फौरन, इंजीनियर है, कोई टेक्नीशियन है आपके पास,
आपने देखना है कि उसी पोजीशन का बंदा कि आपकी दूसरी कंपनी जो आपकी आपके सिटी में है वो कितनी सैलरी ले रहा है, ठीक है। ये एक्सटर्नल इक्विटी है, उसके साथ कंपेयर करना, ठीक है। इंटरनल इक्विटी ये होती है कि आपके पास एक इंजीनियर है या टेक्नीशियन है और उसी का एक कंपेर पैरेलल में एक इंजीनियर टेक्नीशियन और भी है, तो उनकी सैलरी में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। परफॉर्मेंस पे हो तो हो, बाकी आपको समझ रहे ना कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एम्प्लाई इक्विटी होती है कि एक दो एम्प्लाई हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, दोनों एम्प्लाई अच्छे हैं काम में लेकिन एक कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है काम में, तो बस जो ज़्यादा अच्छा है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है तो आपने उसको थोड़े फाइनेंशियली कंपनसेट बेहतर तरीके से करना है, ठीक है जी। ये एम्प्लाई इक्विटी होगी। टीम इक्विटी आपको पता ही है कि टीम की जो परफॉर्मेंस इस टीम की बेहतर होगी उसको आपने ज़्यादा रिवार्ड करना कंपैरेटिवली उसके जो कि कम परफॉर्मेंस देती है। अभी हम जो है पहुंच गए हैं अभी हम पहुंच गए हैं सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद अपने सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। ये आपने 6 बातें जो थी, 6 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। अभी देखिए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो रख कौन रहा है, कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक रख रहा है। अभी उसकी ड्यूटीज़ क्या है, सिक्योरिटी, गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अच्छा, मैं इसमें क्या ले रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी। देखिए जिस तरह के मुश्किल टास्क उसको दे दिए हैं कि आपने सिक्योरिटी या गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन सेट, बैंक का डाटा लॉस हो जाए तो आप देखें कि उनका क्या मामला हो जाएगा आजकल, जबकि सारे बैंक ऑनलाइन हैं, ठीक है। और फ़र्ज़ करें कि डाटे का अगर एक बार लॉस हो जाता है तो नुकसान कितना होगा। भले उनके पास हार्ड वो शाम में प्रिंट करके रखते हैं, लेकिन देखिए बैंक कितनी मुश्किल में आ जाएगा जब हर ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रही है। डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, तो और अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियल डाटा रहना चाहिए कि ये भी नहीं कोई इधर उधर से हैकर आके चुरा के ले जाए, ठीक है जी। तो इस केस के अंदर उसकी प्रोडक्टिविटी, उस बंदे की परफॉर्मेंस जो है, बंदा कैपेबल होना चाहिए। हमारे पास जो फैक्टर दिए, प्रोडक्टिविटी वाला फैक्टर वाहद है जो परफॉर्मेंस और एबिलिटी के साथ उसका साथ मैच करा, तो प्रोडक्टिव वाला एक फैक्टर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हमें ये लेना चाहिए, ठीक है जी। सेकंड फैक्टर है प्रीवेलिंग वेजेस। जब आपने प्रोडक्टिव बंदे की देख ली तो आपने उसको जब हायर करना है, प्रीवेलिंग वेजेस के उसी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अगर कोई और बैंक रख के बैठा तो उसकी वेजेस क्या चल रही हैं, मीन वेजेस यहाँ पे आप उसको पे सैलरी कंपनसेशन समझ, ठीक है, तो वो कितनी है उसको। जब आप इस चीज़ को कंसिडर करेंगे प्रिवेलिंग वेजेस क्या कर रहे हैं, तो बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो देखें। इक्विटी तो जब आपके पास काम ही नहीं किया उसने अभी फ़िलहाल, और एक ही चीफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है तो ज़्यादा इक्विटी वाला इतना इशू नहीं आएगा, ठीक है। फैक्टर 1 बाय 1 अभी हम नॉकआउट कर लेते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए प्रीवेलिंग वेजेस है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ लिविंग देखिए उसकी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की कोई तनख्वाह 20-25 हज़ार तो होगी नहीं कि वो महंगाई से इफेक्ट हो या कॉस्ट ऑफ लिविंग से इफेक्ट हो कि जी बड़ा महंगा इस सिटी के अंदर है ना, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना उसके जहन में नहीं होगा, एम्प्लॉयर के जहन में, क्योंकि उसकी पे कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा होगी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग मैं समझूंगा कि आप इसको इग्नोर करें। बार्गेनिंग पावर को इस वजह से मैं कंसीडर नहीं कर रहा, अगर तीसरा फैक्टर लेना चाहें तो बार्गेनिंग पावर ही लीजिएगा। बार्गेनिंग पावर को इस वजह से मैं कंसीडर नहीं कर रहा कि एक तो आईटी बहुत ज़्यादा आम है, आईटी के आपको प्रोफेशनल इजीली मिल सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरा के बार्गेन जब प्रिवेलिंग वेजेस दे रहे हैं कि जो कि मार्केट रेट पे उसको अगर हम देते हैं तो मीन्स के बार्गेनिंग पावर, उम्मीद है कि वो बंदा जो एम्प्लाई आप रख रहे हैं वो इतनी बार्गेनिंग या निगोशिएशन की तरफ नहीं जाएगा जब मार्केट रेट के ऊपर आपको वो ऑफर कर रहा है जॉब। तो इसमें प्रोडक्टिविटी और मैंने पहले जो जो पहला फैक्टर था वो मैंने लिया था। एबिलिटी टू पे मैंने इस वजह से नहीं लिया कि बैंक है, ज़ाहिर है उसको इतना इशू नहीं है और कोई इतना बड़ा हमने बंदा नहीं रखने लगे कि लाखों में उसकी पे होगी, मतलब लाखों, वैसे तो लाखों में होगी लेकिन बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा लाखों में नहीं होगी, 10-15-20 लाखों में नहीं होगी कि वो जो है, क्योंकि आईटी के बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे तो कंपैरेटिवली ये मार्केट रेट के ऊपर आपको इजीली बंदा मिल जाएगा, तो एबिलिटी टू पे इतनी वो कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है जी। तो 1 बाय 1 जब हम हर बात को नॉकआउट, हर पॉइंट को नॉकआउट कर दिया तो मेरे पास ये 2 आंसर बचे हैं। बाकी आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कौन से पॉइंट इसके अलावा डल सकते हैं। आप भले इनमें से किसी को रिमूव कर दें, पॉइंट आपको समझा दिए, उस पेज पे आप जो मर्जी कर लें, ठीक है जी। अभी दूसरे सिनेरियो की तरफ आते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की तरफ। अभी इसकी देखें, एक तो वेल रिप्यूटेड बैंक है, मीन्स कि उसको इतना इशू नहीं है पैसे का, ठीक है, वेल रिप्यूटेड है।
अभी, और रिस्पॉन्सिबल है पेन मैनेजमेंट, ये तो जाहिर है इसका काम है। अब जॉब शेड्यूल इज एक्सपेक्टेड टू बी हाईली इरेगुलर। देखिए हाईली इरेगुलर का मतलब है कि ये चीज़ उसको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को एक बेहतर पोजीशन में ले जाती, बार्गेनिंग पावर उसके पास जा रही है, क्योंकि ये रेगुलर ड्यूटी होती है। वाकई आपने हॉस्पिटल्स के अंदर देखा होगा कि ऑपरेशन की जैसे ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को उस हिसाब से बाउंड किया जाता है। तो इस वजह से सबसे पहले तो हॉस्पिटल अपने क्या चीज़ देख रहा होगा कि बंदा कंपिटेंट होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। ये नो बेहोश कर दे तो बंदा दोबारा उठे ही ना, ठीक है, मीन्स परफॉर्मेंस वेल नोन, जैसे उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस वो उसको देखेगा। बार्गेनिंग पावर को भी कंसिडर करेगा, क्योंकि इरेगुलर शेड्यूल है और ये बंदे भी बड़े कम कम होते हैं, और जो बड़ा एक्यूरेट किस्म का बंदा चाहिए होता है जो कि बिल्कुल ठीक तरह का उसको बेहोशी के लिए उतना ही डोज दे कि वो बाद में बंदा उठ भी जाए। ठीक हो गया। इस वजह से मैंने दो फैक्टर ये, इस वजह से बार्गेनिंग पावर इसमें मैंने डाली है। एक तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इतनी आसानी से नहीं मिलते, दूसरा उसकी ड्यूटी बड़ी होती है कि इरेगुलर से ड्यूटी होती है, वो डिफरेंट हॉस्पिटल के साथ उसने अपना कॉन्टैक्ट रखा होता है कि ठीक है मैं आपके पास भी आऊँगा, आपके पास भी आऊँगा। आप लोग जानते हैं मुझसे बेहतर कि ये कैसे काम कर रहा होता है। अब फिर देखें जब बार्गेनिंग पावर में चला गया, पोजीशन में चला गया वो एम्प्लाई जिसको आप रख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी फिर जेब का ख्याल करें, अपनी एबिलिटी टू पे आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर मुंह मांगे पैसे भी मांगे वो कहे जी मेरी तो जॉब ही ऐसी है जी, आप कभी मुझे 12 बजे रात में बुला लें, 3 बजे बुला लें, मैं तो उठ के आऊँगा, और मेरा ये जो आप टाइम ये वाला टाइम कह रहे हैं ये तो मेरा जी फलां हॉस्पिटल के साथ है, मैं तो उधर भी ड्यूटी करता हूँ। ठीक है, और वो बंदा ज़ाहिर है अपने प्रोडक्टिविटी जब देख रहे हैं तो वो बंदा फिर कॉम्पिटेंट ही होगा, तो अगर आप उसको हायर कर रहे हैं तो इस वजह से एबिलिटी टू पे आपको देखनी है। तो 3 फैक्टर मुझे इसमें तीनों सूटेबल लगे, और बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, जो आपको सूट करता है ज़्यादा आप वो वाला ले ले। ऊपर जो फैक्टर आप गौर करेंगे तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट या मिनिमम 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो आप भले 6 के 6 जस्टिफाई कर दें। देखिए कोई भी इस तरह के केस में कोई भी पॉइंट गलत नहीं होता, सारा डिपेंड करता है आप जस्टिफाई ऐसे कैसे करते हैं। मैंने आपको जस्टिफाई किए ना, आपको लग रहा होगा ये तो ये सही बता रहा है, और आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे कह रहे होंगे, वो कह रहे होंगे नहीं जी अदनान ने ये वाला पॉइंट जो ना ये नहीं बनता। देखिए हर किसी का अपना जहन होता है, सोचने का अपना अंदाज होता है। चलिए जी माशाल्लाह, अभी हम यहाँ पे इस असाइनमेंट को एंड करते हैं, और आप इसको समझें और जो आपको बेहतर लगे वो अगर मुझे मेरे तक पहुँचाना चाहें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।